दोस्तों नमस्कार। विश्व व्यवस्था बिखर चुकी है और बिखरी हुई विश्व व्यवस्था में कभी कोई नायक नहीं होता, कोई स्टेट्समैन नहीं होता। सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं और तमाम विकसित देश मिलकर जिन संगठनों को चलाते हैं उन संगठनों के भीतर भी कितनी मोटी लकीरें हैं, सब कुछ या कहें हर बात का नजारा G7 की बैठक में नजर आने लगा है। और G7 ही क्यों, अमेरिका जिस रास्ते निकल पड़ा है उस रास्ते उसके सामने चुनौती बहुत साफ है। अगर रूस और चीन एक साथ ईरान के पक्ष में खड़े हो गए तो क्या होगा। इस दौर में विकसित देशों की कतार में जो G7 में शामिल हैं उनके सामने भी यह संकट है कि वो कैसे इजराइल के हमले पर मुहर लगा दे। लेकिन एक सहमति तो चाहिए और उस सहमति के रास्ते में यह कहना पड़ेगा कि दरअसल हर देश इस वक्त चाहता है कि युद्ध खत्म हो। हर देश ये चाहता है कि अमेरिका बड़ी पहल करे। हर देश ये चाहता है कि इस दौर में युद्ध के संकट के बादल जो पूरी दुनिया पर मंडरा रहे हैं उससे पूरी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न ना हो जाए। और अमेरिका सरीखा देश भी अब अपने हितों को पहले देखेगा। लेकिन इन सब के बीच दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई ईरान और इजराइल का युद्ध थम जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति G7 को बीच में छोड़कर क्यों चले गए? यह सवाल सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह जो काम कनाडा में रहकर कर सकते हैं उससे हटकर कोई बड़ा काम वह वाशिंगटन पहुंचकर करेंगे, या फिर सिर्फ एक फोन से काम चल सकता है। लेकिन सवाल तो नई कूटनीति और नई अंतर्राष्ट्रीय नीति के बीच बन रही नई विश्व व्यवस्था का है, जिसमें कौन कहां किस रूप में खड़ा होगा। यह सवाल G7 के भीतर भी है और G20 के भीतर भी होगा। यह सवाल दुनिया के उन तमाम संगठनों के बीच होगा जो संगठन अपने अपने हितों को साधने के लिए या अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत एक साथ खड़े हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इसका एहसास हो चला है। तीन बातें जो ईरान को लेकर उन्होंने खुले तौर पर कही कनाडा से वाशिंगटन पहुंचने के बीच में। कनाडा में उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, परमाणु हथियारों से लैस ईरान नहीं हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही, अब सवाल सीज फायर का नहीं है, अब तो पूरे तरीके से अंत का वक्त है। अंत यानी युद्ध का अंत या फिर कुछ और, इस दिशा में उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। और तीसरी परिस्थिति, जिस ट्रेड वार को वो लेकर चले थे उसमें अब खुद उन्हें समझौते करते हुए दिखाने और बताने की जरूरत पड़ रही है कि किन देशों के वह करीब हैं। G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिर्फ एक ही बात पर मुहर लगाई, वह थी ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील को पूरा कर लेना। और ट्रेड डील के साथ वह मीडिया के सामने भी निकल कर आए, जबकि उन्हें पता है अमेरिकी ट्रेड वार के दौर में मैक्सिको, जिनके नुमाइंदे मौजूद हैं कनाडा के G7 में क्योंकि कनाडा ने उन्हें आमंत्रित किया है, मैक्सिको के साथ समझौता नहीं हुआ है। समझौता तो कनाडा के साथ भी नहीं हुआ है और समझौता पूरे तरीके से यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी नहीं हुआ है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने खुले तौर पर दिखलाया बतलाया कि ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील हो गई। आखिरी सवाल जो इस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घुमड़ रहा है वह सबसे बड़ा यह है कि वह सीज फायर के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर इस युद्ध को पूरे तरीके से समाप्त करने की दिशा में बढ़ेंगे। और अमेरिका से जो जानकारी आ रही है, जिसके संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए कि उपराष्ट्रपति JD वैंस और उनके कॉमर्स मिनिस्टर वेटविक जो तमाम देशों के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं, उस दिशा में इन दोनों की नियुक्ति ईरान के साथ बातचीत करने को लेकर भी हुई है। तो एक क्षण के लिए आप चले चलिए ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में। 5वां दिन है, 224 लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में, 24 लोगों की मौत हो चुकी है इजराइल में।
बड़ी तादाद में घायल लोग ईरान के भीतर हैं। 600 से ज्यादा घायल इजराइल के भी भीतर हैं। मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान ने हमला कर दिया और वहां की जो मिलिट्री खुफिया एजेंसी है अमन उसके भी दफ्तर पर हमला हुआ। यानी तेहरान एक तरफ, तेल अवीव दूसरी तरफ। चीन ने बहुत साफ तौर पर कह दिया इजराइल में रहने वाला हर चीनी नागरिक अब देश छोड़ दे। दूसरी तरफ अमेरिका ने दोनों देशों के बीच यह साफ तौर पर कहा है अमेरिकी लोग भी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और तेहरान खाली करने का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल ही कर दिया था। ये सारे संकेत हैं क्या? क्या ये संकेत सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पहली बार अपनी ताकत को कैसे दिखाना बताना है, यह संदेश पूरी दुनिया के सामने कैसे देकर अमेरिका एक बार फिर उस कद के साथ खड़ा हो जाए जिस कद की मान्यता थी जो G7 की बैठक में डगमगाती हुई खुले तौर पर दिखाई दे गई? या फिर इस दौर में दुनिया के वो तमाम देश जो अपनी विदेश नीति, कूटनीति और मानवीय मूल्यों के तहत ये कहते रहे और उसमें G7 से जुड़े हुए देश भी हैं, आमंत्रित देश भी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले कहा था कि दरअसल जो हमला हुआ है वो सही नहीं हुआ है। जापान ने भी इस बात की वकालत की थी। जापान हिस्से में आता है G7 के। और यहां पर पहली बार यह सवाल कोई दूसरा शख्स नहीं, अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति यह कहकर उठा रहे हैं कि दरअसल इससे अच्छा तो G8 था। यानी 11 बरस के बाद पहली बार G8 को किसी ने याद किया तो वह अमेरिका ने। और G8 का मतलब था कि उसमें रूस भी शामिल था। खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व ओबामा का नाम लिया, कनाडा के प्रधानमंत्री पूर्व ट्रूडो का नाम लिया, दोनों को दोषी ठहराया और साफ तौर पर कहा कि अगर यह G7 नहीं G8 होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती जो स्थिति आ गई है। कौन सी स्थिति आ गई है? क्या वाकई इस दौर में रशिया और चाइना ईरान के पीछे खड़े हैं, या फिर ईरान में जितना स्टेक चीन और रशिया का है, खास तौर से रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से जो पूरा स्टेक रशिया का ईरान के साथ बढ़ता चला गया और इस दौर में चीन भी ईरान के करीब व्यापारिक दृष्टि से नजदीक आता चला गया। और अब अमेरिका को यह लगने लगा है कि असल में चाइना और रशिया अगर एक साथ खड़े हो गए तो मुश्किल उसके लिए भी होगी। इसीलिए उद्घाटन करते वक्त उन्होंने G8 को याद किया। ट्रंप ने कैसे याद किया, किन बातों का जिक्र किया? और एक पत्रकार ने सवाल तो यहां तक पूछ दिया, क्या इसमें चीन को भी शामिल नहीं कर लेना चाहिए अगर आप सब चीज बैलेंस चाहते हैं तो ट्रंप ने कहा बिल्कुल मेरी सहमति है, बातचीत होनी चाहिए, क्यों नहीं किया जा सकता है। यानी जिस G7 और G8 के बीच एक दशक से ज्यादा लंबा वक्त गुजर गया, क्या एक बार फिर दुनिया जियोपॉलिटिक्स मत कहिए, यह दरअसल उस नई विश्व व्यवस्था में ताकत के साथ खड़े होने की खोज है जिसको लेकर G8 को याद ट्रंप ने इस तर्ज पर किया। I look forward to that. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that was a mistake because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. And you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. But it didn't work out that way. But it used to be the G8. And now it's, I guess, what's that, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table. G7 में रूस को क्यों याद किया गया या रूस की याद क्यों आ गई? बड़ा सवाल तो यह है कि अमेरिका ने इस दौर में रशिया पर प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध लगने के बावजूद भी ब्रिक्स मजबूत होता चला गया। भारत बड़ी तादाद में वहां से कच्चा तेल खरीदने लगा और दुनिया के तमाम
देशों की तुलना में भारत ने तेल खरीदा, उस तेल को रिफाइन करके यूरोप के बाजार में बेचा। भारत की अपनी इकोनॉमी संभली, रशिया की अपनी इकोनॉमी बरकरार रही। ईरान पर प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने, लेकिन ईरान से बड़ी तादाद में तेल चीन ने खरीदना शुरू किया और इस हद तक खरीदा, और वह भी ईरान का तेल सीधे नहीं बल्कि वह मलेशिया के रास्ते चीन तक पहुंचता था। यानी जो टॉप ट्रांसशिपमेंट थी उसका डेस्टिनेशन मलेशिया था और वहां से चीन जा रहा था। 2021 में यानी 4 बरस पहले तकरीबन 18.52 मिलियन टन तेल कच्चा गया ईरान से चीन तक। 2022 में यह दुगना हो गया, लगभग 35.67 मिलियन टन गया। 2023 में यह और बढ़ गया, 54.79 मिलियन टन हो गया। 2024 यानी 2024 यानी बीते बरस यह बढ़कर 70.32 मिलियन टन हो गया। और चीन का स्टेक सिर्फ इतना भर नहीं है, चीन ने वहां $400 बिलियन ईरान में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया है, वह भी 4 बरस पहले 2021 में। यानी ईरान पर प्रतिबंध लगा, चीन साथ में खड़ा था। रूस पर प्रतिबंध लगा, ईरान, चीन और भारत तीनों साथ खड़े थे। और इस प्रक्रिया के भीतर याद कीजिए, तेल को लेकर वेनेजुएला पर भी प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन वेनेजुएला से भी तेल चीन तक पहुंचा। यानी अमेरिका इस स्ट्रेटजी को समझ रहा है कि जो इस ट्रेड वार की दिशा में वो आगे बढ़ा है, उसमें उसी ट्रेड के कटघरे में ईरान, वेनेजुएला, चीन और रशिया चारों एक साथ हैं। भारत अपने तौर पर अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेकर वह उन देशों के साथ खड़ा होता है, इस शर्त पर कि दरअसल वह इस युग में युद्ध नहीं चाहता है। यही बात रूस और यूक्रेन से कही गई, यही बात इजराइल और ईरान से भारत कह रहा है। लेकिन अमेरिका के जहन में यह सवाल बड़ा हो चला है, अगर वाकई ऐसी स्थिति आ रही है जहां पर उसकी अपनी बड़ी भूमिका कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो उसने कराया और 1-2 बार नहीं 15 बार इस बात का जिक्र किया। और शायद इसीलिए उस सीज फायर को लेकर जो सवाल भारत के भीतर लगातार बड़ा होता चला गया कि अमेरिका दखल कैसे दे सकता है, तो इस बार ट्रंप ने कहा अब वह सीज फायर नहीं कराएंगे। यानी इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जिक्र किया तो झटके भर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर प्रतिक्रिया दे दी कि दरअसल वो मीडिया सीकर हैं, वो दुनिया भर की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और फ्रांस के मैक्रोन को उन्होंने कटघरे में यह कहकर खड़ा कर दिया कि वह सीज फायर कराने के लिए अमेरिका वापस नहीं लौट रहे हैं, बल्कि और बड़ी स्थिति है। ये कौन सी बड़ी स्थिति है, उससे पहले एक बात यह जरूर जहन में रखिए, G7 की बैठक चल रही हो और G7 से जुड़े देश आपस में मुद्दों को लेकर टकरा रहे हों, ऐसा इससे पहले हुआ नहीं। और अमेरिकी राष्ट्रपति जब मौजूद थे कनाडा में, तब उन्होंने कहा कि ईरान इस युद्ध को नहीं जीतेगा, उसे बात करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए किसी भी डील को लेकर। और उसके बाद जब वो जहाज से रवाना हुए वाशिंगटन, तो उस बीच में एक पत्रकार ने पूछा क्या यह सीज फायर की दिशा में अब अमेरिका कदम उठाएगा, तो ट्रंप ने कहा बिल्कुल नहीं। उनका शब्द है एन एंड, ए रियल एंड, नॉट ए सीज फायर। इन दोनों बातों को सुन लीजिए कनाडा और जहाज में वापस लौटते वक्त वाशिंगटन के बीच में। Deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's ceasefire. What are you looking for here? an end, a real end, not a ceasefire, an end. So something that would be permanent. Yeah, or giving up entirely. Is That's that okay too. Are you close there? ट्रंप सीज फायर का नहीं, इस बार द एंड का सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप की अपनी मौजूदगी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़े व्यापारी की है, एक बड़े बिजनेसमैन की है।
अमेरिका को आर्थिक तौर पर कहीं ज्यादा सक्षम बनाने की है। अमेरिका फर्स्ट का नारा उनका उस आर्थिक नीतियों के आश्रय चल रहा है जिसमें टैरिफ वार की शुरुआत हुई। और टैरिफ का मतलब और बाजार का मतलब और मुनाफे का मतलब क्या होता है, जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति इसे बाखूबी समझते हैं। तो शायद उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि दरअसल ईरान के साथ जो स्टेक चीन और रशिया का इस दौर में बढ़ा है, कम से कम बीते 2-3 वर्षों में, रशिया ने बीते 2 वर्षों में लगभग ईरान के साथ अपने बिजनेस को 25% ज्यादा बढ़ा लिया। 25% का राइज हुआ है सिर्फ 2 बरस में। चीन की स्थिति यह है कि हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल का जो माल कच्चा होता है वह वहां पर भेजता है ईरान में। ज्वाइंट नेवल ड्रिल भी करता है एक साथ मिलकर। ईरान 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है। 2024 में वह ब्रिक्स देशों के साथ खड़ा नजर आता है। यानी सारे डेवलपमेंट बीते 2-3 वर्षों में जिस तेजी के साथ हुए हैं उसमें रशिया के व्यापार की परिस्थिति और चीन के आर्थिक सहयोग की स्थिति जो ईरान के साथ है, क्या उसमें अब अमेरिका को यह लगने लगा है कि वह उस बड़े बाजार को खो देगा? और अगर रशिया और चीन एक साथ खड़े हो गए तो न सिर्फ बाजार खोएगा बल्कि सामरिक कूटनीति में भी वह पिछड़ तो नहीं जाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, ऐसा होता नहीं है सामान्य तौर पर जब ट्रेड वार में तमाम देशों के साथ परिस्थितियां उलझी हुई और उनकी मौजूदगी G7 के वक्त थी। उसमें जापान के साथ अभी तक ट्रेड डील हुई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील पूरी हुई नहीं है, यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील पूरी हुई नहीं है, भारत के साथ ट्रेड डील पूरी हुई नहीं है, और मैक्सिको और कनाडा के साथ तो स्थितियां अगल बगल होने के बावजूद भी कहीं ज्यादा उलझी हुई है। बावजूद इसके G7 की बैठक में एकमात्र सफलता दिखाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहकर नजर आते हैं, वो कैट स्टेमर के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारे बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई। तमाम देशों के साथ ट्रेड डील उलझी हुई है लेकिन ब्रिटेन के साथ फाइनल हो गई। उस ट्रेड डील के भीतर जो लिखा हुआ है उससे पहले इस दृश्य को देख लीजिए जब अमेरिकी राष्ट्रपति फक्र के साथ कह रहे हैं कि हमारे और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील हो गई। Thank you very much. We all know the great Prime Minister of the UK, and we just signed a document. This is sorry about that. A very important document. A little windy out here. Give me that. We just signed it, and it's done. And so we have our trade agreement with the European Union, and it's a fair deal for both. Going to produce a lot of jobs, a lot of income, and we have many other ones coming. हो सकता है इस ट्रेड डील को बताने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि ट्रेड डील करने वाले उनके अपने कॉमर्स मिनिस्टर ईरान के साथ बातचीत करेंगे। उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वह भी ईरान के साथ बातचीत करेंगे और चाहे अनचाहे ट्रेड इस बातचीत के बीच में आएगी ही, जिससे मिडिल ईस्ट के साथ अमेरिका के जो संबंध है उसमें युद्ध की परिस्थितियां ना बने। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक दूसरा रास्ता भी है। अमेरिका क्या अपनी पुरानी ताकत का एहसास दुनिया को कराना चाहता है? इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान खाली करने का या खाली करवाने का ऐलान करवा दिया और अपने नागरिकों से कहा, चीन ने अपने नागरिकों से कहा, भारत ने भी अपने नागरिकों से कहा जो कि तेहरान में मौजूद हैं। यानी सभी कह रहे हैं कि अपने नागरिकों से कि वह छोड़ दें, युद्धरत देशों के बीच ना मौजूद रहें। तो क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस ट्रेड डील पर मुहर लगाई गई, वो ट्रेड वार से जो बात शुरू हुई थी उससे कहीं ज्यादा सस्ते तरीके से ये ट्रेड डील हुई? क्योंकि अगर 2-4 मुख्य बिंदुओं को भी आप देखिए तो अमेरिका ने कहा है कि अब ब्रिटेन में बनने वाली कार जो है उस पर इससे पहले 27.5% टैक्स या टैरिफ लगता था, अब वो घटकर 10% लगेगा। तकरीबन 1 लाख गाड़ियां ब्रिटेन से अमेरिका जाती है और 17.5% 17.5% टैरिफ कम हो गया।
अमेरिका अब यूके के जो स्टील टैरिफ लगाया गया था उसको भी उसने पूरे तरीके से हटा लिया और दूसरी तरफ यूके ने अपना बाजार खोल दिया अमेरिकी बीफ के लिए, एथेनॉल के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए या कहीं इंपोर्ट के लिए बुलाने के लिए। ये सारी परिस्थितियों के बीच दुनिया के भीतर ट्रेड वार अभी भी उलझा हुआ है। तो क्या ये एक संकेत था? लेकिन सवाल तो यह है, G7 की परछाई तो दरअसल ईरान और इजराइल को देख रही थी। इसीलिए G7 के भीतर जापान, ऑस्ट्रेलिया जिन सवालों को लेकर इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रहा था, उसमें सहमति यही बनी कि कम से कम G7 का बयान तो सब एक साथ दें। और अमेरिका चूंकि अगुवाई करता है तो अमेरिका जो चाहता है, यानी ट्रंप जो चाहते हैं कि सब इजराइल के साथ खड़े नजर आएं, तो सबको खड़े नजर आना चाहिए। इसीलिए बयान के मुख्य बिंदु भी समझ लीजिए। जो बयान जारी हुआ G7 की तरफ से इजराइल ईरान के युद्ध को लेकर, उसमें कहा गया कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हम इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं। दूसरा पॉइंट था, ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत है। G7 इसको स्पष्ट करता है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता, जिसका जिक्र ट्रंप ने किया भी। और हम आग्रह करते हैं कि ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में शत्रुता में व्यापक कमी आएगी, जिससे गाजा में युद्ध विराम शामिल है। यानी एक संकेत दिया गया कि यह युद्ध विराम यहां पर होता है तो इजराइल गाजा पर भी जो हमले कर रहा है वह भी बंद हो जाएंगे। यानी एक बीच का रास्ता फिर निकाला गया। और यह भी कहा गया कि एनर्जी का जो पूरा मार्केट है उसमें अगर इस तरीके से युद्ध होते रहे तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी, खास तौर से तेल को लेकर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते 5 दिनों में 20% तक तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, बढ़ चुके हैं। जो आवाजाही हो रही थी बिजनेस की, वह इन दो देशों के युद्ध के बीच में एक झटके में उसको भी माल ले जाने ले आने के भीतर 50% तक की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। और शायद इसीलिए एक पहली बार औपचारिकता के साथ जिन देशों को आमंत्रित किया गया, उन देशों में भी किसे साथ में खड़े होना है, किसे साथ में खड़े नहीं होना है। मंच की यह तस्वीर जो हमारे पीछे इस वक्त लगी हुई है, जिसमें G7 के देश और 2 आमंत्रित दुनिया के चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन की मौजूदगी है, भारत नहीं है। कई सवालों को जन्म दे गया जो इससे पहले G7 में ऐसा कभी नहीं हुआ था। I fully understand why. We'll see you on the plane. Okay. We'll see you on the plane. Thank you very much. Thank you. तो क्या G7 की इस बैठक ने उन परतों को हटा दिया जो परतें अभी तक अत्याधुनिक विकसित देशों के संगठन के साथ जुड़ी थी? 3 बड़े सवाल। मैक्रोन पर निशाना साधने की जरूरत ट्रंप को क्यों पड़ी? रूस को भी G7 के साथ, यानी G8 जो पुराना था 2014 से पहले, वह स्थिति दोबारा क्यों नहीं आ सकती है? और चीन को भी शामिल करने में क्या दिक्कत है? बातचीत की शुरुआत तो हो सकती है। यह अगर इन देशों के जरिए बात निकल रही है तो दूसरा बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब दोबारा से उस साख को पाना चाहता है जहां अमेरिका का एक रुख भी मिडिल ईस्ट जैसे देशों में कम से कम युद्ध न सिर्फ रुकवा देता था बल्कि वहां पर बड़ा सत्ता परिवर्तन भी हो जाता था? तो क्या अमेरिका अब इस दिशा में कदम उठाने को भी तैयार है? और तीसरा बड़ा सवाल, अमेरिका अपनी ताकत अगर आर्थिक तौर पर देख रहा है तो उसे पहली बार यह भी समझ में आ गया कि नई विश्व व्यवस्था में अगर अमेरिका रशिया और चाइना को अलग नहीं खड़ा करा सका तो फिर स्थिति कहीं ज्यादा उसकी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर नाजुक होगी। ठीक वैसे ही जो खेल उसने पाकिस्तान को लेकर भारत के साथ खेला, जो परिस्थितियां मिडिल ईस्ट जाकर इजराइल न जाने को लेकर बनाई,
और जिन परिस्थितियों के आश्रय चीन से व्यापारिक रिश्तों को लेकर दो दो हाथ करने की स्थिति आई, लेकिन एक झटके में जो रियल अर्थ मिनरल्स को लेकर उसके सामने संकट उभरा। हालांकि अमेरिका ने व्यवस्था की थी कि यूक्रेन के साथ जो समझौता है उसमें उसके पास अब रियल अर्थ मिनरल्स खुद ब खुद होंगे, उसे चीन पर निर्भर होना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक झटके में ना तो रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हुआ, ना ही इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले बंद किए, और इन सब के बीच ईरान के पीछे चीन और रशिया खुले तौर पर खड़े नजर आ गए। हर देश ने अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी कूटनीति करनी शुरू कर दी और G7 तक के भीतर इसका असर खुलकर दिखाई देने पड़ गया। तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड वार को और विदेश नीति के आश्रय मिडिल ईस्ट को लेकर नए रास्तों को बनाने की दिशा में बढ़ना होगा। शायद इसीलिए G7 से निकलकर वाशिंगटन पहुंचना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जरूरत बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।